बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारा है और इस कविता के रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो सबसे पहले हम आपको गजानन माधव मुक्तिबोध का परिचय कराएंगे। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को ग्वालियर में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 सितंबर सन 1964 को नई दिल्ली में हुई। इन्होंने जो कार्य किया है मुख्य रूप से अध्यापन, पत्रकारिता का काम और लेखन का काम किया है। नई कविता का के ये अगवा कवि के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिनमें से मुख्य हैं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी आदि आदि। सहर्ष स्वीकारा है कविता का प्रतिपाद्य। मुक्तिबोध की कविताएं आमतौर पर लंबी तथा लंबे वाक्यों में लिखी होती हैं। परिणामतः आम पाठकों के लिए ये कठिन, किंतु उन्होंने किंतु उन्होंने कुछ छोटी कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें से सहर्ष स्वीकारा है भी एक है। यह कविता उनके भूरी भूरी खाक धूल नामक काव्य संग्रह से ली गई है। कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक, खट्टे मीठे अनुभव सबको सम्यक एवं सहर्ष भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दे। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह मैंने सहर्ष स्वीकारा है। जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक, खट्टे मीठे अनुभव सबको सम्यक एवं सहर्ष भाव से अंगीकार कर लिया है और उसका कारण यह है कि वह सब कुछ उसके प्रिय को प्रिय लगता है। कवि ने अपने जीवन के सब कुछ को सहज और सहर्ष भाव से स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वह सब कुछ उसकी प्रिय को अच्छा लगता है। कवि के पास जो भी है वह उसके उस प्रियतम के प्रभाव से व्याप्त है, किंतु कवि अपने प्रिय के प्रभाव से मुक्त भी होना चाहता है, क्योंकि वह अपने प्रियतमा के व्यक्तित्व के प्रभाव में इतना अधिक है कि उसका अपना स्वयं का व्यक्तित्व कमज़ोर और दुर्बल हो गया है। वह उससे कहीं दूर चला जाना चाहता है, लुप्त हो जाना चाहता है, कहीं दूर पाताली गुफाओं में। पर वह पाता है कि वहाँ भी वह अपने उस प्रिय के प्रभाव से मुक्त नहीं है। वहाँ भी उसे उसी का सहारा महसूस होता है। अब हम कविता का पहला पद्यांश पढ़ते हैं, उसका वाचन करते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। अरे, अब देखिए कविता की व्याख्या करते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसको समझिए ध्यान से। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ है, जैसा भी है, अर्थात उसने अपने जीवन में जो और जैसा भी उपलब्ध किया है वह उसे खुशी से उसने स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी कवि का है वह उसके प्रिय को प्यारा लगता है। कवि की स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब उसके स्वयं के हैं, अर्थात मौलिक हैं तथा एकदम नए हैं। इनकी मौलिकता का कारण यह है कि कवि के जीवन में हर पल जो भी घटित होता है वह जागृत है, वह चेतन है, वह अपलक है, उसके समक्ष है, उसके सामने है, उसके प्रिय की संवेदना है, उसकी प्रिय की प्रेरणा है। अब इसी काव्यांश का काव्य सौंदर्य
उसकी विशेषताएं ध्यान से सुनिए। कवि ने अपनी प्रत्येक उपलब्धि का श्रेय अपने प्रिय को दिया है। कहा है ना, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो ये सारी उपलब्धियों का श्रेय वो अपने प्रिय को देता है। कविता में संबोधन शैली का प्रयोग किया गया। विचार वैभव, भीतर की सरिता जैसे शब्दों में रूपक अलंकार है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा, गर्वीली गरीबी, विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार है। मौलिक है कि आवृत्ति कवि की अनुभूति की गहनता को व्यक्त करती है। समग्र कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। कविता में तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। साथ ही सामान्य बोलचाल के शब्दों के साथ साथ सहर्ष, अनुभव, अभिनव, जागृत, संवेदन जैसे साहित्यिक संस्कृतनिष्ठ शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। गर्वीली, गंभीर जैसे सुंदर विशेषणों का प्रयोग किया गया। भीतर की सरिता, यह जो है एक लाक्षणिक प्रयोग है। अब लीजिए काव्यांश का दूसरा पद। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अब इस काव्यांश की भी व्याख्या सुनिए। कवि कहता है कि उसका अपने प्रिय के साथ कौन सा संबंध है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। रिश्ता है, वह रिश्ता कोई भी हो सकता है। प्रियतमा का रिश्ता हो सकता है, माँ का रिश्ता हो सकता है, ईश्वर का रिश्ता हो सकता है, कोई और अन्य रिश्ता भी हो सकता है। मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ, उतना ही वह अंदर बढ़ता चला जाता है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। जितना तेरे प्रति व्यक्त करता हूँ, फिर अंदर तुम्हारे लिए जो भावनाएं हैं वो जागृत होने लगती हैं। कमी नहीं होती, बढ़ता चला जाता है। ऐसा लगता है मानो हृदय में कोई झरना बह रहा है, कोई मीठे पानी का स्रोत विद्यमान है। इधर मन में प्रेम और उधर तुम्हारा चाँद जैसा चेहरा अपने सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। ठीक उसी तरह जैसे रात भर चाँद अपनी चांदनी के प्रकाश से धरती को प्रकाशित करता है। अब इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य भी देखिए, क्या विशेषताएं हैं इसकी। कवि अपने प्रिय के स्नेह से पूर्णतः आच्छादित है। कवि अपने प्रिय के साथ के रिश्ते को परिभाषित नहीं कर पा रहा है। यह कवि का प्रिय के साथ अत्यंत गहरे रिश्ते होने को भी दर्शाता है। दिल में झरने का होना, मीठे पानी के स्रोत की विद्यमानता कवि के मन के भाव की अतिरेक को व्यक्त करता है। अलंकार भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। विरोधाभास भी प्रतीत होता है। खाली होना और उसका भरते रहना है, तो ये विरोधाभास प्रतीत होता है। मीठे पानी का सोता है, इसमें रूपक है। प्रिय के मुख की चाँद से समानता के कारण पद्यांश में उपमालंकार है। चाँद ज्यों धरती पर, इसमें प्रेक्षालंकार है। आपको जनु जानु ज्यों जैसे शब्दों का प्रयोग जहाँ पर किया जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। सारी कविता मुक्त छंद में लिखी गई है। खड़ी बोली का प्रयोग है। साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। समग्र कविता लाक्षणिकता के प्रयोग से युक्त है। संबोधन शैली जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, और सर्वत्र दृश्यबिंब इस कविता में दिखाई देता है। बच्चों, अब हमने जो पद्यांश आपको पहले बताए, उनकी काव्यगत विशेषताएं आपको बताई, व्याख्या बताई,
उन्हीं पर कुछ प्रश्न हैं। इस कविता को आप देखिए और इन प्रश्नों को पढ़िए और इन प्रश्नों को पढ़ने के साथ साथ सामने कविता को देख करके उनके आपको अर्थ लिखने हैं, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। ये देखिए दूसरे पद्यांश के हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, इसके प्रश्न हैं। इस काव्यांश के आधार पे कवि का प्रिय के साथ कैसा संबंध है, कवि ने अपने दिल की तुलना किससे की और क्यों की, ये आदि आदि जो प्रश्न हैं इनको पढ़िए और इनके उत्तर आपको लिखने हैं। अंत में आपको हम गृह कार्य दे रहे हैं, जिसको कि आपने घर पे करना है। पूरी कविता को पढ़ें आप और इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। जैसे काव्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, काव्यांशों का काव्य सौंदर्य लिखिए, काव्यांशों को ध्यान से पढ़िए तथा उनके आधार पर स्वयं प्रश्नों का निर्माण करना, प्रश्न निर्माण करना भी सीखना है आपको। तो आप प्रश्नों का निर्माण करें, उनके खुद उत्तर लिखें, इससे आपको और अधिक अभ्यास होगा। कवि की जीवनी भी लिखिए। आपके पास पुस्तक है, आपकी उस पुस्तक में जीवनी दी गई है। आजकल इंटरनेट की सुविधा है, आप जो है गजानन माधव मुक्तिबोध के संबंध में इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। कविता में जो कठिन शब्द आए, जो आपको कठिन लग रहे हैं, वो और जो नए शब्द आए हैं जिनकी जानकारी आपको पहले नहीं थी लेकिन अब है, आपको उसकी जानकारी हो गई है, तो उनकी सूची बनाइए आप और उनके अर्थ लिखिए, उनके वाक्य में प्रयोग भी आपको करना है। तो ये था इस कविता का पहला भाग। दूसरा भाग आपको अगले सत्र में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।